हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, तन से, मन से और दिमाग से स्वस्थ होंगे। कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 2 की। हम यहां बात करने वाले हैं, जैसा हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट हमने देखा SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हमने इंफॉर्मेशन ली थी। हम बात कर रहे थे स्टीरियो की और मैंने बोला SNI में रिटेंशन होता है, 3D अरेंजमेंट रिमेन सेम, जो ग्रुप जहां लगा है वहीं लगा रहेगा, केवल लिविंग ग्रुप की जगह कौन आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। फिर मैंने बोला था SN2, हम बात कर रहे हैं स्टीरियो ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी बात हो रही है। SN2 की बात कर रहे थे, क्या बोला था, इन्वर्जन। अब इन्वर्जन का मतलब क्या है, जैसे ये दिया आपको C कार्बन, हाइड्रोजन 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 और ये हेलोजन, और इस पे मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया, तो बैक साइड अटैक होगा, ये अटैक हो गया बैक साइड और ये इधर से इधर, तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड 100% इन्वर्जन, या इसको मैं बोलूंगा वाल्डन इन्वर्जन, क्योंकि इसने दिया था तो अगले के नाम पे बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। ठीक है, जितना स्मॉल ग्रुप होगा इन्वर्जन उतना ही फास्ट होगा। इन्वर्जन के लिए कायरल सेंटर की जरूरत नहीं होती है, ध्यान दें। इन्वर्जन का मतलब है कि जैसे तेज हवा जब चले तो आपका अंब्रेला है वो ऊपर की तरफ चला जाए, तो यहां चेंज हो गया, तो पीछे की तरफ थे वो आगे की तरफ चले गए। ठीक है, इन्वर्जन का मतलब है रेट ऑफ इन्वर्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ इन्वर्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ग्रुप। अगर साइज ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ग्रुप, अगर साइज ऑफ ग्रुप ज्यादा है तो रेट ऑफ इन्वर्जन कम हो जाएगा, कम है तो ज्यादा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ग्रुप। अब जैसे मैं लेता हूं ये वाला H, ये लिविंग ग्रुप D और ये R, और यहां मुझे करवाना है, तो ये बैक साइड अटैक हुआ, बैक साइड अटैक करवाया, तो इसका इन्वर्जन करवाऊंगा तो क्या बनेगा, HD एजिट रह जाएगा, R उधर चला जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इधर हो जाएगा, तो ये इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, इन्वर्जन। इन्वर्जन का कतई मतलब नहीं है कि R2S S2R D2L L2D और D2L L2D नॉट ए इन्वर्जन, नॉट ए इन्वर्जन, इसका मतलब इन्वर्जन नहीं है, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली वैल्यू है, ये तो क्या है, नेचर ऑफ रोटेशन। भैया चेंज हो जाए नहीं हो कुछ नहीं कह सकते, चेंज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो पीपीएल में डालेंगे तब पता लगेगा ना कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है लिवो रोटेटरी है। आर एस और एस आर ये है कॉन्फ़िगरेशन, चेंज हो भी जाए नहीं भी हो, और ये भी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन। तो ये R2S ये इन्वर्जन नहीं है, मे बी चेंज और नॉट चेंज, दीज कॉन्फ़िगरेशन ड्यूरिंग inversion, these configuration may be change or not change, चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो, जरूरी नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने ये लिया यहां पे CO
ओ ई टी एच CH3H और ये CN Br सॉरी, ये वाला लिया। अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 से 4 की तरफ जाऊंगा, क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, आर ही रखूं या चेंज करूं? आर ही रहेगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आया आर। अब मैं इसकी रिलेशन कराता हूं CN माइनस से, तो ये बैक साइड अटैक होगा और ये Br क्या हो जाएगा बाहर। तो इसका इन्वर्जन कैसे करवाना है? CH3H COET इधर दिखा दो और इधर लिखा दिया CN। अब ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 से 4 गया, मतलब अब भी क्या आया? R। अब यहां से यहां इन्वर्जन हुआ बट कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम। तो इन्वर्जन का मतलब R से S से R नहीं होता है, वो तो चेंज होता है बस, बैक साइड अटैक करता है। कहानी ये है, जैसे मैंने यहां किया तो ये इधर आ जाएगा, Br उधर चल जाएगा, दीज आर इन्वर्जन। अब मैं बात करता हूं, जैसे यहां दिया ये H है, ये हेलाइड है, ये D है, ये CH3 है, ये H है और ये D है, और मैं यहां न्यूक्लियोफाइल और वही SN2, तो ये यहां से यहां अटैक करेगा और ये बाहर। इसका SN2 कैसा होगा? H D इधर आ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इधर आ जाएगा और इधर CH3H और ये D। अब ये वाला क्या रहा? इन्वर्जन हो गया, ये वाला इन्वर्जन हो गया। अब यहां मैं लेता हूं ये वाला, जैसे मैंने लिया ये वाला, आप थोड़ा सा समझे इस चीज को। जैसे Br यहां है, H D CH3 ET और ये H, ये लो। अब इस पे मुझे SN2 करवानी है, लिविंग ग्रुप यहां लगा हुआ है, तो आप देखो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट वे SN2 यहां जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, तो वहां तो न्यूक्लियोफाइल लगा दो, ये H, इनको इंटरचेंज कर दो, इनको इंटरचेंज कर दो, D को उधर ले आओ, H को इधर ले आओ, DH, ये CH3 और ये ET, ये आंसर आएगा। अब ये कैसे आया? पहले इसमें मैंने किया इवन चेंज, इसमें मैंने किया इवन चेंज, तो इवन चेंज ऊपर वाले पे करूंगा, नीचे वाले पे तो करूंगा नहीं। CH3ETH, Br यहां आ गया, H वहां गया, D यहां गया, ये इवन चेंज। अब मैं इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा देता हूं, ये वाला और ये Br यहां क्या बन जाएगा? H CH3ETH, और इधर कौन आ गया? D, उधर कौन आ गया? न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें वापस से क्या कर दो? इवन चेंज, न्यूक्लियोफाइल यहां, H यहां, H इधर, D ये बन जाएगा। तो डायरेक्ट वे में भी है, यहां न्यूक्लियोफाइल लगा दो, इसको चेंज कर दो, दिस इज इन्वर्जन। ये मैंने फीसर पे बताया इन्वर्जन। अब मैं वेज डेज पे बात करता हूं, ठीक है? देखें, नोट करें भैया, मिटाऊं? चलो, देखें, जैसे मैंने लिया ये वाला, ठीक है, यहां H लगा हुआ है, यहां D लगा हुआ है, यहां R लगा हुआ है और यहां ये लगा हुआ है। न्यूक्लियोफाइल SN2 करवानी है, तो कुछ नहीं करना, बैक साइड अटैक होगा, ये बार
ये लो, ये अक्स न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया, ये जहां लगा हुआ है ना डी, ये आर, ये एच, दिस इज इनवर्जन, इसको इनवर्जन बोलूंगा। ये इनवर्जन हो गया है। अब आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर और इसको रोटेट कर दो, रोटेट बाई 180, तो इसको ऐसे रोटेट करोगे तो ये बन जाएगा एच आर एच, डी यहां चला जाएगा और आर न्यूक्लियोफाइल यहां आ गया, और ये आर, ये दोनों क्या है, सेम है दोनों, आइडेंटिकल है। तो ये बना सकते हो या ये बना सकते हो। अब इसको 180 से रोटेट कर दिया, ऐसे कर दो रोटेट, ये लो, ये पलट दिया, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में लू ये एच डी, ये हेलाइड और ये आर, और अब न्यूक्लियोफाइल, तो ये अटैक करवा दो, और यहां SN2 करवानी है ना, तो ये बिलो द प्लेन है ना, तो ऐसे हो जाएगा आर एच एजिट, डी को भेज दो बिलो द प्लेन, और एक्स है बिलो द प्लेन, तो आने वाला कहां आएगा, अबाउ द प्लेन। ये लो, ये भी इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको रोटेट कर दो 180 से, ऐसे रोटेट कर दो, तो ये हो जाएगा आर एच डी, इस पे चला जाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल इस पे चला जाएगा। ये भी क्या है, इन्वर्जन। ये दोनों क्या है, सेम ही है, इन्वर्जन कराना आ गया। तो SN1 में रिटेंशन होगा, SN2 में इन्वर्जन होगा। ठीक है, फॉर इन्वर्जन, ठीक है, फॉर इन्वर्जन रिएक्शन शुड बी प्रोसीड एट कायरल सेंटर। जैसे मैंने ये लिया अक्स, यहां CH3H और ये D, अब यहां अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल, तो ये हो गया। अब ये बन गया ये H, ये CH3D, ये न्यूक्लियोफाइल। अब यहां हुई तो SN2 बट विथ रिटेंशन। यहां ऑब्जर्वेशन का पता ही नहीं चला, क्योंकि हमने यहां कायरल सेंटर पे तो रिएक्शन करवाई नहीं, रिएक्शन तो यहां करवाई, बैक साइड अटैक करवा दिया, चलो हेलोजन की जगह ये आ गया। तो यहां कोई ग्रुप लगा होता, रिएक्शन शुड बी प्रोसीड एट कायरल सेंटर, ये पता होना चाहिए तभी होगा, अदरवाइज नहीं पता लगेगा कि इन्वर्जन हुआ या नहीं हुआ। अगर रिएक्शन इस सेंटर पे होती तो पता लगता, अब यहां पता नहीं लग रहा हमें। तो ये बट विथ रिटेंशन, SN2 बट हुई किसके साथ है, रिटेंशन के साथ हुई है। तो अब मैं बात करता हूं SN1 की। SN1 में क्या होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं स्टीरियो ऑफ SN1। SN1 में क्या होगा, तो SN1 भी सिंपल सा है, SN1 रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन। जैसे मैंने ये लिया R1 R2 R3 और ये हेलाइड, और इसकी रिएक्शन मान लो मैंने की दी H2O से, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे R1 R2 R3 OH, ये वाला तो कौन सा हुआ, रिटेंशन वाला। एक कौन सा बनेगा
R1 R3 OH और R2, ये वाला कौन सा हुआ? इन्वर्जन वाला। ठीक है, अब इसको मैं क्या बोलूंगा? ये पेयर ऑफ एनाइंशोमर, या फिर मैं क्या बोलूंगा? रेसिमिक मिक्सर। या तो बोलूंगा पेयर ऑफ एनाइंशोमर, या फिर क्या बोलूंगा? रेसिमिक मिक्सर। प्रोडक्ट इज ऑप्टिकल एक्टिव बट प्रोडक्ट इज ऑप्टिकल इनएक्टिव से प्रोडक्ट इज ऑप्टिकल एक्टिव से कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव। अगर कंपाउंड पूछे कि SN1 रिएक्शन हुई है और ये कंपाउंड केस है, तो पर्टिकुलर एक कंपाउंड की बात कर रहा है, तब तो हम बोलेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है। बट अगर पूछे प्रोडक्ट, तो अगर SN1 रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर बना और प्रोडक्ट बोलेगा तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। पढ़ाया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है SN1 में करना क्या है यार? रिटेंशन वाला भी बनाना है और इन्वर्जन वाला भी बनाना है। बात इतनी सी है। SNI में रिटेंशन करवाना है, SN2 में इन्वर्जन करवाना है, SN1 में रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों वाले प्रोडक्ट बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। और मैं बात करूंगा, और बात करता हूं, एग्जांपल और लेता हूं। जैसे ये लिया, H2O और ये SN1, तो ये वाला भी बनेगा और ये वाला भी बनेगा। दोनों। भाई यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा ना, तो कार्बोकेटाइन अबाउ द प्लेन भी आ सकता है, बिलो द प्लेन भी आ सकता है। भाई ये वाला बना, अब जब OH माइनस है ना, वो अबाउ द प्लेन भी आएगा, बिलो द प्लेन भी आएगा, तो दोनों बन जाएंगे। अब इसको मैं ऐसे करके देता, और यहां में बोलता SN1 और ये H2O, तो क्या बनता? ये वाला बनता। अब इसके दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। दो कौन से हो सकते हैं? या तो ये ऐसे भी बनेगा OH और ये CH3, ये ऐसे भी बनेगा OH CH3। इसको क्या बोलूंगा? रेसिमिक मिक्सर। दोनों दिखा दिया ना, अबाउ द प्लेन और बिलो द प्लेन। अब ये कैसे बना? SN1 में पहले क्या बना? कार्बोकेटाइन, इसमें रेजोनेंस हुआ, ये बना मोर स्टेबल। अब इस पे कौन अटैक कर जाएगा? OH माइनस अबाउ द प्लेन और बिलो द प्लेन, तो ये दोनों बन जाएंगे। ये लेस स्टेबल है, इसके पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है 5 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां कितनी है? 5 अल्फा हाइड्रोजन। रेजोनेंस में तो दोनों ही कार्बोकेटाइन है। ऐसे अगर मैं बात करूं यहां, तो सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं। मान लो ये दिया R1 R2 R3 और ये हेलोजन, और वही मान लो आपको दिया ROH और करवानी है SN1। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी, रिटेंशन भी करवाना है, तो रिटेंशन करवाओगे तो R1 R2 जो जहां लगाया वहीं रहेगा। एक बार OR, इसमें से अटैकिंग स्पीसीज कौन है? RO माइनस, प्लस एक ये वाला OR यहां, R3 यहां, R1 R2। अब ये देखो, यहां तो क्या करवाया मैंने? ये तो क्या करवा दिया? रिटेंशन,
और यहां क्या करवा दिया, इन्वर्जन। तो आंसर निकाल लोगे, आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आराम से निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों करवाने हैं। अब इसमें आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है, देखें। ओके, अब बात आ गई, अब SN1 रिएक्शन की, स्टीरियो ऑफ SN1 रिएक्शन में थोड़ा सा समझाऊंगा, इसमें मैं बात करूंगा। देखें, इन SN2 100% inversion, in SNI 100% retention, in SN1 50% retention and 50% inversion। ये लो, SN2 में 100% इन्वर्जन, SN9 में 100% रिटेंशन, SN1 में 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन। बट इन SN1 रिएक्शन इन्वर्जन डोमिनेट ओवर रिटेंशन। क्यों? अब इसको देखो, आप समझे, स्टीरियो ऑफ SN1 रिएक्शन, स्टीरियो ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है, समझाएं। ये मैं इसका एग्जांपल लेके बता रहा हूं, R1 R2 R3 और हेलाइड और ये H2O। अब इसमें ये लिया मैंने R1 R3 R2OH, ये वाला कौन सा है, रिटेंशन वाला। और दूसरा मैंने बोला इसी की मिरर इमेज, ये OH R2 R1 R3, ये वाला कौन सा हुआ, इन्वर्जन। तो मैं ये बोल रहा हूं ये वाला तो बनता है लेस और ये वाला बनता है मोर। इसको एक्सप्लेन करना है। क्या बोला, बट इन SN1 रिएक्शन इन्वर्जन डोमिनेट ओवर रिटेंशन। इन्वर्जन डोमिनेट होता है रिटेंशन पे। थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि हेलोजन डेरिवेटिव SN1 SN2 SNI E1 E2 AR SN2 ग्रिगनार रिएजेंट एल्कोहल फिनोल ईथर वो सब है इस चैप्टर में, तो थोड़ा सा मुझे फास्ट चलना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ी माफी चाहूंगा, इतना टाइम नहीं मिलेगा मेरे को, थोड़ा फास्ट हमें चलना पड़ेगा। अब यहां पे हम बात करेंगे मैकेनिज्म की, बात करें तो R2 R1 R3 और ये अक्स, पहली स्टेप स्लो और RDS। क्या होता है, ये R2 ये R1 और ये R3 और ये अक्स, ये वाला, इसको मैं क्या बोलूंगा, सॉल्वेंट। इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ये क्या है, सॉल्वेंट सेपरेशन। या फिर मैं बोलूंगा टाइट आयन पेयर, ये TS बनती है ना, ट्रांजिशन स्टेट। भाई दोनों अलग हो रहे हैं, इस बॉन्ड का टूटना स्टार्ट हो रहा है, और यहां पे ये है सोलवेंट जो इसको क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, एक तरफ पॉजिटिव लेके जा रहा है, एक तरफ नेगेटिव लेके जा रहा है। अब रिएक्शन जब करवा रहे हैं तो एक ही कंटेनर में एल्किल हैलाइड है, एक ही कंटेनर में न्यूक्लियोफाइल है। ऐसा नहीं होता कि एल्किल हैलाइड डाला
फिर कार्बोकेटाइन वहां से निकाला, दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाला, उस पर न्यूक्लियोफाइल डाला। ऐसे नहीं होता, रिएक्शन एक ही टेस्ट ट्यूब में हो रही है, एक ही बीकर में प्रोसीड हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सॉल्वेंट सेपरेशन, या फिर मैंने बोला टाइट आयन पेयर। अब यहां जब ये बनेगा ना, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, न्यूक्लियोफाइल उसी टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है, तो आउट ऑफ 100 मोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल 20 मोल न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस स्टेज। ये कितना मोटा चल रहा है ना रेड वाला। आउट ऑफ 100 मोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल 20 मोल न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस साइड, ऑन दिस स्टेज। 100 मोल आपने लिए तो हो सकता है 20 मोल ऑलरेडी बैक साइड क्या कर जाए, यहां अटैक कर सकता है। कितना परसेंट अटैक कर चुका है? 20% तो यहीं पे अटैक कर दिया है। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद इधर अक्स माइनस बनेगा और इधर R1 R2 और ये R3 और ये पॉजिटिव, और ये फ्री केटाइन, और यहां क्या बन गया? फ्री आयन। और ये दोनों ही क्या है? फुली सोल्वेटेड। मतलब इनकी तरफ वाटर तो प्रेजेंट है ही ना, सॉल्वेंट तो है ही ना। अब जब न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, तो केवल कितना परसेंट बचा है आपके पास? 80% ही तो बचा है, क्योंकि 20% तो ऑलरेडी बैक साइड अटैक कर चुका है। अब सामने से नहीं करेगा, सामने तो खुद नेगेटिव चार्ज बैठा है। तो जब पूरी तरह कार्बोकेटाइन फ्री हुआ भी नहीं था, एल्किल हैलाइड बाहर निकला भी नहीं था, उससे पहले ही न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से करना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। ये थोड़ा सा भी चार्ज भाई वीक है, बट इतना भी वीक नहीं है कि वो पूरा ही वेट करे। दोनों का अलग होना स्टार्ट हुआ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होना स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। अब क्या होगा? अब जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये 40% अबाउ द प्लेन अटैक करेगा और 40% बिलो द प्लेन अटैक करेगा। तो क्या बनेगा भाई? यहां पे, यहां ये कार्बोकेटाइन बना, ये बन गया। अब इसमें क्या होगा? अब यहां हो जाएगा कि R1 R3 R2 बैक साइड अटैक वाली पॉसिबिलिटी है। तो 20 वहां कर गए तो 40 यहां कर गए थे। ये वाला न्यूक्लियोफाइल मैंने क्या लिया? OH माइनस लिया ना, न्यूक्लियोफाइल लिया है, OH माइनस ले लेते हैं। तो यहां ये वाला बन गया 60%, और इधर से कितना बना? R1 R2 R3, इधर से कितना हुआ? ये बना 40%। ये वाला हुआ रिटेंशन और ये वाला हुआ इन्वर्जन। ये वाला प्रोडक्ट बन गया है। अब इसमें एनांसियोमर एक्सेस कितनी है? 20%। रेसेमाइजेशन कितना हुआ? 100 माइनस 20 मतलब कितना हुआ? 80% ही रेसेमाइजेशन हुआ है, पूरा रेसेमाइजेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और पूरा 100% रेसेमाइजेशन कब होता है? जब 50% रिटेंशन वाला बने, 50% इन्वर्जन वाला बने, तब हम मानते हैं कि 100% रेसेमाइजेशन हुआ है। बट यहां 100% रेसेमाइजेशन हो नहीं रहा है, क्योंकि यहां पे अटैक कर रहा है। अब हम बात करें कि रेसेमाइजेशन बढ़ाए कैसे? हाउ टू इंक्रीज परसेंटेज ऑफ रेसेमाइजेशन। हम रेसेमाइजेशन का परसेंटेज कैसे बढ़ाएं? तो वो कैसे बढ़ाना है? हाउ टू इंक्रीज परसेंटेज ऑफ रेसेमाइजेशन। रेसेमाइजेशन का परसेंटेज कैसे बढ़ाएं? हम ये चाहते हैं कि दोनों 50-50 बने, एक प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बनना चाहिए। तो वो कब बन सकता है?
टाइट आयन पेयर का एग्जिस्टेंस टाइम कम से कम होना चाहिए। ये यहां से अलग होने में जितना टाइम ले रहा है ना, उतना ही न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक कर रहा है। अगर ये जल्दी सेपरेट हो जाएगा ना, तो फिर न्यूक्लियोफाइल को यहां अटैक करने का वेट नहीं करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल को यहां अटैक नहीं कर पाएगा। वापस सुन लें कि एग्जिस्टेंस टाइम ऑफ टाइट आयन पेयर यदि डिक्रीज होता है, इसका एग्जिस्टेंस टाइम डिक्रीज होता है, तो ये जल्दी सेपरेट हो जाएगा। जल्दी सेपरेट हो जाएगा तो यहां न्यूक्लियोफाइल क्या नहीं कर पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियोफाइल पूरा का पूरा कब अटैक करेगा, जब कार्बोकेटाइन फ्री बन जाएगा। तो एक अब एग्जिस्टेंस टाइम ऑफ का ये जल्दी से जल्दी सेपरेट कब हो, जब इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो, बढ़े। जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा, हेलोजन को उतनी जल्दी बाहर निकालेगा और उतनी जल्दी फ्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और फ्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो वहां पे ही अटैक होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो एक तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज, परसेंटेज ऑफ रेसेमाइजेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, परसेंटेज ऑफ रेसेमाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं बोल दूं इसको, एग्जिस्टेंस टाइम ऑफ टाइट आयन पेयर डिक्रीज। ठीक है, एग्जिस्टेंस टाइम ऑफ टाइट आयन पेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा ना, इसका टाइट आयन पेयर का एग्जिस्टेंस टाइम उतना ही कम हो जाएगा। तो यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा ना। तो मैंने बोला एग्जिस्टेंस टाइम ऑफ टाइट आयन पेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और टाइट आयन पेयर का एग्जिस्टेंस टाइम जितना कम होगा उतने ही रेसिमाइजेशन का परसेंटेज बढ़ेगा। एक तो ये। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल फुदक रहा है, नाच रहा है, मतलब खुश हो रहा है कि हाँ हाँ कार्बोकेटाइन पे अटैक करने को मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और वो इस खुशी में क्या कर रहा है कि जब हेलाइड पूरी तरह सेपरेट हो भी नहीं रहा, उससे पहले ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया। यहां पे भाई जब ये न्यूट्रल था तब तो नहीं हो रहा, तब तो क्या ठीक है नहीं होगा, बट ये हेलोजन थोड़ा सा उधर किसका कार्बन इधर थोड़ा सा हुआ, उन पे चार्ज जनरेट उसको नजर आया, तो वो अटैक कर रहा है। और अटैक कर रहा है तो वो यही अटैक करना स्टार्ट कर रहा है, इसलिए हमारे पास 100% रेसिमाइजेशन आ नहीं रहा है। मैं क्या करता हूं, उस न्यूक्लियोफाइल को अपंग कर देता हूं, पंगु बना देता हूं, उसको वीक बना देता हूं। तो वीक क्या कहेगा, नहीं यार अब नहीं करेंगे, पहले एक बार पूरी तरह सेपरेट हो जाने दो, पूरी तरह सेपरेट हो जाने दो। पूरी तरह सेपरेट हो जाएगा ना तो उसके बाद ही अटैक करूंगा। हम यही तो चाहते हैं, हम यही तो चाहते हैं कि पूरी तरह सेपरेट हो जाए उसके बाद अटैक करे, तभी तो परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन बढ़ेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिक्रीज, परसेंटेज ऑफ रेसेमाइजेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब नोट, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मैं बोल दूं रेट ऑफ रेसेमाइजेशन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सॉरी, परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन, परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन। भाई SN1 पे न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे SN1 की रेट तो डिपेंड नहीं करती है, बट क्या परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन डिपेंड करता है? हाँ करता है। उसको वीक कर दूंगा तो वो जब तक अटैक नहीं करेगा जब तक कार्बोकेटाइन फ्री नहीं हो जाए, और फ्री होगा और तब अटैक करेगा तो रेसिमाइजेशन का परसेंटेज बढ़ेगा। लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिक्रीज करूंगा, परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। एक ये
लिविंग ग्रुप एबिलिटी इंक्रीज होगी, परसेंटेज ऑफ रेसेमाइजेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये तीन फैक्टर हैं जिससे हम परसेंटेज ऑफ रेसेमाइजेशन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसको सोल्व करें, देखें। मिटाऊं, समझ में आ गई पूरी कहानी? चलो इसको मिटा रहा हूं मैं। अब इसकी बात करता हूं मैं, देखो। परसेंटेज ऑफ रेसेमाइजेशन विल बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये लिया CH3 अक्स, एक लिया CH3 अक्स, एक लिया मैंने CH3 अक्स, और एक लिया मैंने CH3 अक्स। यहां लगाया मैंने OCH3, यहां लगाया मैंने CH3, और यहां लगाया मैंने NO2। तो इनमें कहां पे रेसिमाइजेशन फर्स्ट होगा? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करना है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, टॉप टू बॉटम जा रहा हूं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिक्रीज, ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो रहा है, डिक्रीज। परसेंटेज ऑफ रेसेमाइजेशन भी क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा, दूसरा ये लिया Cl Br I, ठीक है। इधर से इधर जाऊंगा तो परसेंटेज ऑफ रेसेमाइजेशन इंक्रीज होगा, बिकॉज लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहां पे Cl बाहर आया, यहां पे Br बाहर आया, यहां I आया, और लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, I माइनस की, फिर Br माइनस की, फिर Cl माइनस की, फिर F माइनस की। कार्बोकेटाइन सब में सेम बन रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तीसरा ये लिया मैंने और इसकी रिएक्शन करवाई 90% H2O एसीटोन से, एक बार करवाई 80% H2O 20% एसीटोन से, और एक बार करवाई 70% H2O से 30% एसीटोन से, और एक बार करवाई 60% H2O से और 40% एसीटोन से। और यहां A बना, B बना, C और D, ठीक है। इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाई, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे और एक बार इससे, ठीक है। टॉप टू बॉटम जा रहा हूं।
कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहां 90% है, 80, 70, 60, और न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिक्रीज हो गई, तो परसेंटेज ऑफ रेसेमाइजेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बात हुई स्टीरियो की, क्वेश्चन लगा दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। SN1 में दोनों बनेंगे, रिटेंशन वाला कम बनता है, इन्वर्जन वाला ज्यादा बनता है। रेयर केस में होता है कि पूरा 100% रेसिमाइजेशन हो, बहुत कम केसों में ऐसा देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग SN1 SN2 को कौन सी रिएक्शंस इफेक्ट करेगी और कौन सी नहीं करेगी, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन से फैक्टर हैं जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इफेक्ट करेंगे। पढ़ चुके हैं अपन, SN1 SN2 की बात कर चुके हैं। अब कहां SN1 करवानी है, कहां SN2 करवानी है, उसके बारे में बात करें। तो देखो, इसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, थर्ड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फोर नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इन 4 फैक्टर पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिसाइड होगी। तो मैं सबसे पहले नेचर ऑफ सबस्ट्रेट की बात करता हूं। पहला, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के नेचर की बात करता हूं कि सबस्ट्रेट मतलब नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, या फिर आपका हो जाएगा यहां पे एल्किल हैलाइड। देखो इधर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज रेट ऑफ SN1 इंक्रीज। दूसरा, ओके, दूसरा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज रेट ऑफ SN2 इंक्रीज। स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड अटैकिंग कार्बन, अराउंड अटैकिंग कार्बन decrease rate of SN2 increase and stability of transition state increase, activation energy decrease, rate of SN2 क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, देखेंगे कि कौन कौन से नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड है और वो क्या क्या इफेक्ट करेंगे, देखते हैं। ठीक है, देखें, चलो देखते हैं।
मिटाऊं? ठीक है, देखें नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। पहला, अनसेचुरेशन 8 एल्फा कार्बन। एल्फा कार्बन पे अनसेचुरेशन हो, जैसे ये लिया, ये वाला, ये वाला, ये एल्फा और ये एल्फा। एल्फा पे अनसेचुरेशन है, SN1 नहीं देते, SN2 नहीं देते। लीस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स SN1 एंड SN2। ये दो ऐसे कंपाउंड SN1 और SN2 दोनों के लिए क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब डू नॉट फेवर SN1 एंड SN2। ये ना तो SN1 को फेवर करते हैं और ना SN2 को फेवर करते हैं, ना तो SN1 को फेवर करते हैं ना SN2 को फेवर करते हैं। रीजन, रीजन देखो, आपने ये लगाया है, ठीक है, ये लोन पेयर है, ये रेजोनेंस दिखा रहे हैं, या फिर जरूरी नहीं ये हो, ऐसा हो। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया ये वाला, इसका एग्जाम्पल हो गया ये वाला, इसका एग्जाम्पल हो गया ये वाला, इसके भी लोन पे डिलोकलाइज, इसके भी डिलोकलाइज, इसके भी डिलोकलाइज। रीजन ये वाले एग्जाम्पल है। तो रीजन क्या है यहां पे? रीजन है फर्स्ट, कार्बन हेलोजन हैव डबल बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड हैव डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मतलब ये वाला जो है ये रेजोनेंस शो करेगा, तो इसमें ये वाला आ रहा है, ये वाला कार्बन हेलोजन बॉन्ड हैव डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डू नॉट ब्रेक इजीली, डू नॉट ब्रेक इजीली, नहीं होगा भैया। सेकंड, sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, sp2 कार्बन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू हेलोजन ड्यू टू sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, sp2 कार्बन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू हेलोजन। जैसे अगर मैं लूं एक ये sp3 लिया और यहां हेलोजन लगाया, एक मैंने लिया sp2 और ये हेलोजन लगाया, और एक लिया मैंने sp3 sp और ये हेलोजन लगाया, तो ये तो हेलोजन इजी वे में बाहर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके, ये वाला बाहर नहीं होगा और ये वाला भी बाहर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी? 2.75, इसकी कितनी? 3.25। तो ये हेलोजन को आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। सेकंड रीजन। तीसरा रीजन, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड
रिपल टू कमिंग न्यूक्लियोफाइल। जैसे मैंने ये लिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसका पाई बॉन्ड यहां बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड है और ये हेलोजन है। अब आप न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे अटैक करवा रहे हो, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये नेगेटिव चार्ज, यहां भी इलेक्ट्रॉन है और यहां भी इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। इसलिए ऐसे कंपाउंड अनसैचुरेशन एट अल्फा कार्बन है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर नहीं करते हैं। मैंने बोला डू नॉट फेवर SN1 एंड SN2, ये नहीं देंगे, ये लीस्ट रिएक्टिव रखने हैं, लीस्ट रिएक्टिव। ऑर्डर में आपको इनको सबसे लास्ट में रखना है, लीस्ट रिएक्टिव इन ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट देखें। दूसरा फैक्टर, दूसरा पॉइंट इसका, अनसेचुरेशन 8 बीटा कार्बन। कहां पे अनसेचुरेशन आए, बीटा कार्बन पे क्या आ जाए, अनसेचुरेशन आ जाए, अनसेचुरेशन एट बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पे अनसेचुरेशन आएगा तो देखो ये वाला, ये वाला, या फिर ऐसे दिखा दो ना यार, तेरी, ये लो। ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा पे अनसेचुरेशन, अल्फा बीटा पे अनसेचुरेशन, फेवर SN1 एज वेल एज SN2। SN1 भी देंगे, SN2 भी देंगे, फेवर बोथ डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। किस पे डिपेंड करेंगे, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेंगे। SN1 क्यों फेवर करता है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। SN2 क्यों फेवर करता है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी के कारण SN2 को फेवर करता है, SN1 स्टेबल कार्बोकेटाइन के कारण। अब देखो कार्बोकेटाइन तो नजर आ ही रहा होगा कि ये वाला, ये हेलोजन, ये वाला, तो यहां बनेगा SN1 देगा तो ये वाला रेजोनेंस स्टेबल, SN1 देगा तो ये वाला, ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन, और ये वाला बना बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। बोथ आर स्टेबल बाय रेजोनेंस। ठीक है, इसलिए SN1। SN2 क्यों है, स्टेबिलिटी ऑफ TS। अब देखो कैसे, जैसे मैं ये कराऊं, कार्बन, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, इधर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इधर से लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, या हम हेलाइड ले रहे हैं तो हेलाइड की बात कर लेते हैं, ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, और ये ट्रांजिशन स्टेट,
एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका पाई बॉन्ड यहां बना हुआ है क्या? ठीक है, ये वाला पाई बॉन्ड बन रहा है, थोड़ा बड़ा हो गया यार ये वाला, ये यहां पाई बॉन्ड बना, यहां पाई बॉन्ड बना, और यहां पाई बॉन्ड बना। ठीक है, अब इस पे कार्बन पेंटा कोऑर्डिनेटेड तो होता ही नहीं है, तो कार्बन पे क्या है, सडनली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, कार्बन पे सडनली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। और ये वाला जो है ना, ये वाला मैंने आपको पीछे बताया था, ये वाला कौन सा है, पी ऑर्बिटल। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट ऑफ sp2, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है उसको ये रिंग के पाई बॉन्ड इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करने लग जाएंगे, रेजोनेंस में इन्वॉल्व करने लग जाएंगे, मतलब ऐसा होने लग जाएगा। ऐसे होने लग जाएगा, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन, इस कार्बन की एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस कार्बन स्टेबलाइज्ड बाय, भाई यहां नेगेटिव, अरे पांच पांच बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है नहीं, तो इस बॉन्ड को स्टेबलाइज कौन कर देगा, रिंग कर देगा। एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस कार्बन स्टेबलाइज बाय पाई बॉन्ड ऑफ रिंग, रिंग ले लो या फिर यहां ले लो, बात एक ही है, सेम ही आएगा, इसमें भी ये आएगा, स्टेबलाइज बाय पाई बॉन्ड। ठीक है, ड्यू टू दिस स्टेबिलिटी ऑफ टीएस इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ टीएस इंक्रीज, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज, रेट ऑफ SN2 क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। भाई जितना ज्यादा खींचेगा इस कार्बन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी, क्योंकि पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ना, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये पाई बॉन्ड क्या कर लेंगे, स्टेबलाइज कर लेंगे। ये पी बॉन्ड, पी ऑर्बिटल यही है, बार बार बात कर चुका हूं मैं इसकी, समझ में आ रही बात। अब बात यह आती है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट उतनी ज्यादा रहेगी। यहां हाँ जी हाँ, यही रहेगा कंसेप्ट कि मैं बोल रहा हूं कि यहां अगर आपने यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया और फिर आपने एक सिंपल लिया, फिर आपने एक ऐसा लिया जो इलेक्ट्रॉन क्या हो, डोनेटिंग हो, तो इधर से इधर जा रहा हूं ना, तो SN2 रेट ऑफ SN2 क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है सॉरी, रेट ऑफ SN2 डिक्रीज हो रही है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, रेट ऑफ SN2 डिक्रीज हो रही है क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा ये उतना ही ज्यादा इसको क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करेगा तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टेबल हो जाएगी। और यदि आगे समझ में नोट करें, और यदि ये वाला दिया हुआ है
इधर से इधर रेट ऑफ SN1 क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रीजन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होना चाहिए। मतलब मैं ये बोलूं रेट ऑफ SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। कहां, इन बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे ये लिया, तो इधर से इधर जाऊंगा, SN1 बढ़ेगी, कार्बो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ रही है, SN2 डिक्रीज होगी क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये तो ये क्वेश्चन हुआ। और बात करता हूं, ये लिया CH2 अक्स CH3, CH2 अक्स NO2, CH2 अक्स OCH3 और CH2 अक्स ये वाला। रेट ऑफ SN2 प्लस H प्लस I माइनस R माइनस I प्लस R माइनस I, और ये सिंपल। तो सेकंड, फिर फोर, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। रेट ऑफ SN1 थर्ड, फर्स्ट, 4, 2। यहां देखा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, यहां देखा TS की स्टेबिलिटी। इससे भाई TS कब होगी, जितना ज्यादा वो एक्सेस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा ना, खींचने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाना पड़ेगा। और बात करूं, चलो जैसे मैंने लिया ये वाला CH2 अक्स NO2, ये अक्स NO2 और SN2, तो इसका क्या लगेगा, माइनस R माइनस I, इसका क्या लगेगा, माइनस I। ये क्या है, सिंपल। ये वाला क्या हो गया, लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, रेजोनेंस। तो यहां SN2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फर्स्ट में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में। चलो और बता देते हैं, एक और लिखते हैं। ठीक है, तो यहां भी इसका क्या लग रहा है, माइनस I, बट यहां देखो ये भी लीस्ट रिएक्टिव। तो अब यहां पे 1 हो गया क्योंकि ये sp3 से बॉन्डेड है, 1 हो गया, 3 हो गया, 4। अब इन दोनों में से, इन दोनों में यहां NO2 लग रहा है ना, तो उससे तो ज्यादा स्टेबल होगा यहां पे 5, और उसके बाद सेकंड
इंपोर्टेंट। समझ में आ गई बात। बेंजाइलिक हैलाइड SN1 भी देता है, SN2 भी देता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। मिटाऊं? नेचर ऑफ, तीसरा फैक्टर है ब्रांचिंग एट एल्फा कार्बन, ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन। एल्फा कार्बन पे ब्रांचिंग, बीटा कार्बन पे ब्रांचिंग। ये लो, एल्फा एल्फा एल्फा, तो इधर से इधर जाऊंगा तो SN1 क्या होगी? इंक्रीज, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो रहा है? कार्बोकेटाइन क्या हो रहा है? इंक्रीज। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, SN1 इंक्रीज होगी। SN2 क्या हो जाएगी? डिक्रीज। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज। ये ब्रांचिंग एट एल्फा कार्बन। ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन, ये लो, इधर से इधर जा रहा हूं तो SN1 इंक्रीज, SN2 डिक्रीज। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यहां पे इसका रिपल्सन लगेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो यहां इसका रिपल्सन लगेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो यहां इसका रिपल्सन लगेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो ये SN2 के लिए है। तो SN2 डिक्रीज हो रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज है, SN1 इंक्रीज हो रही है। रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के कारण इंक्रीज हो रही है। रिएक्शन प्रोसीड, अब ये बढ़ेगा। देखो क्यों, ये रीअरेंजमेंट के थ्रू रिएक्शन होगी, ये भी रीअरेंजमेंट के थ्रू रिएक्शन होगी। ठीक है, ये वाली बोथ एल्किल हैलाइड गिव SN1 वाया रीअरेंजमेंट। अब देखो 3 डिग्री हैलाइड नेवर फेवर SN2, नेवर फेवर SN2, always undergoes via SN1। ये कभी भी SN2 को फेवर नहीं करेगा, ऑलवेज अंडरगोज वाया SN1। और ये वाला जो है ना, ये वाला नेवर फेवर SN2 एंड E2। E2 क्यों नहीं करेगा? E2 क्यों नहीं करेगा? SN2 एंड E2, एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, ऑलवेज फेवर SN1 और E1। और ये वाला नेवर फेवर SN2, ऑलवेज अंडरगोज वाया SN1, या फिर मैं बोल दूं फेवर SN1, E2 एंड E1। वो तो बीटा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए E2 भी नहीं देगा।
ये नेवर फेवर, ये ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीजें सारी कनेक्ट होगी भैया। ये वाला जब पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा इनकी। तो ये था ब्रांचिंग एट एल्फा कार्बन, ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन। अब बाकी कुछ और कंसेप्ट है इनके, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन देखते लगा दो क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।